अमेरिका से हमारे बेटे समीर का फोन था। फोन सुनकर सौरभ बालकनी की तरफ चले गए। क्या कहा होगा समीर ने फोन पर। मैं दुविधा में थी। फिर थोड़ी देर तक सौरभ के वापस आने का इंतजार कर मैं बालकनी में चली गई। सौरभ खोए खोए से बालकनी में खड़े बाहर बारिश को देख रहे थे। मैं भी चुपचाप जाकर सौरभ के बगल में खड़ी हो गई। जरूर कोई खास बात होगी, क्योंकि समीर के फोन अब कम ही आते थे। वह पिछले 5 साल से अमेरिका में ही था। इससे पहले वह मुंबई में नियुक्त था। अमेरिका से वह इन 5 सालों में एक बार भी भारत नहीं आया था। समीर उन संतानों में से था जो माता पिता के कंधों पर पैर रखकर सफलता की छलांग तो लगा लेते हैं, लेकिन छलांग लगाते समय माता पिता के कंधों को इतना झुका देते हैं कि देखने की जहमत तक नहीं उठाते। थोड़ी देर में सौरभ के कुछ बोलने की प्रतीक्षा करती रही, फिर धीरे से बोली, क्या कहा समीर ने? समीर की नौकरी छूट गई है। सौरभ निर्विकार भाव से बोले। नौकरी छूट जाने की खबर सुनकर मैं सिहर गई। यह ख्याल हमें काफी समय से अमेरिका अर्थव्यवस्था के हालात के चलते आ रहा था। आज हमारा वही डर सच हो गया था। हमारे लिए हमारा बेटा जैसा भी था, लेकिन अपने परिवार के साथ खुश है, सोचकर हम शांत थे। अब क्या होगा? क्या वो वापस आ रहा है? सौरभ की नजरें अभी भी बारिश पर टिकी हुई थी। शायद वह बाहर की बरसात के पीछे अपने अंदर की बरसात को छुपाने का असफल प्रयत्न कर रहे थे। और कहाँ जाएगा? सौरभ के दिल के भाव को समझते हुए मैंने भी अनजान ही बने रहना चाहा। क्यों? अगर हम मर गए होते तो किसके पास जाता? उसकी बीवी के भाई बहन हैं, मायके वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे सहायता मांगे। यहाँ हमारे पास क्या करने आ रहा है? बोलते बोलते सौरभ का स्वर कटु हो गया था। हालांकि समीर के प्रति मेरा दिल भी फिलहाल भावनाओं में उतना ही रिक्त था, लेकिन मन होने के नाते मेरे दिल की मुसीबत के समय में सौरभ का उसके प्रति इतना कटु होना बहुत थोड़ा खल गया। लेकिन क्यों कह रहे हो? आखिर मुसीबत के वक्त वह अपने घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? घर? कौन सा घर? उसने इस घर को कभी घर समझा भी है? तुम फिर उसके लिए सोचने लगी। तुम्हारी ममता ने बार बार मजबूर किया है मुझे। इस बार मैं मजबूर नहीं होऊंगा। जिस दिन वह आएगा घर से भगा दूंगा। कह दूंगा कि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। सौरभ मेरी तरफ मुंह करके बोल। उनकी आंखों के बादल भी बरसाने को थे। चेहरे पर बेचैनी, बेटे के द्वारा अनदेखा किया जाना, लेकिन उसके दुख से दुखी भी गुस्सा आदि सब कुछ एक साथ परिलक्षित हो रहा था। सौरभ रेलिंग पर रखे उनके हाथ को धीरे से मैंने अपने हाथ में लिया तो सुहाने मौसम में भी उनकी हथेली पसीने से तर थी। सौरभ की हिम्मत के कारण मैं इस उम्र में भी निश्चिंत रहती थी, लेकिन उनको कातर बेचैनी या कमजोर देखकर मुझे असुरक्षा का एहसास होता था। सौरभ शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, चलो चलकर सो जाओ, कल सोचेंगे कि क्या करना है। मैं उनको सांत्वना देती हुई अंदर ले आई। मुझे सौरभ के स्वास्थ्य की चिंता हो जाती थी, क्योंकि उनको एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था। सौरभ चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। मैं भी जीरो पावर का बल्ब जलाकर उनकी बगल में लेट गई। दोनों चुपचाप अपने अपने विचारों में खोए हुए न जाने कब तक छत को घूरते रहे। थोड़ी देर बाद सौरभ के खर्राटों की आवाज आने लगी। सौरभ के सो जाने से मुझे चैन मिला, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज समीर को हमारी जरूरत पड़ी तो उसने बेधड़क फोन कर दिया कि वह हमारे पास आ रहा है। और क्यों ना आए, बेटा होने के नाते उसका पूरा अधिकार है। लेकिन जरूरत पड़ने पर इसी तरह बेधड़क बेटे के पास जाने का हमारा अधिकार क्यों नहीं है? क्यों संकोच व झिझक हमारे कदम रोक लेती है कि कहीं बेटे की गृहस्थी में हम अनचाहे से न हो जाएं? कहीं बहू हमारा यूं लंबे समय के लिए आना पसंद ना करे।
समीर व नेहा ने अपने व्यवहार से जाने अनजाने हमेशा ही हमें चोट पहुंचाई है। माता पिता की बढ़ती उम्र से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हम अपनी शारीरिक व मानसिक जरूरत के लिए उस पर निर्भर हो सकते हैं। जब जब सहारे के लिए बेटे बहू की तरफ हाथ बढ़ाया, तब तब उन्हें अपने से दूर ही पाया। कई बार मैंने सौरभ व अपना दोनों का विश्लेषण किया कि क्या हम में ही कुछ कमी है, क्यों नहीं सामंजस्य बन पाता है हमारे बीच में। लगा कि एक पीढ़ी का अंतर तो पहले होता था, इस नई पीढ़ी के साथ तो जैसे पीढ़ियों का अंतराल हो गया। इसी तरह के ख्यालों में डूबी मैं अतीत में विचरण करने लगी। समीर अपने पापा की तरह पढ़ने में होशियार था। पापा के समय में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी हासिल हुआ धीरे धीरे व लंबे समय के बाद हुआ। लेकिन समीर को उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर सुविधा दी, उसकी पढ़ाई पर क्षमता से बढ़कर खर्च किया। समीर मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर था। शादी भी उसी हिसाब से बड़े घर में हुई। नेहा भी नौकरी करती थी अपने छोटे से साधारण फ्लैट में, जिसमें समीर को पहले सभी कुछ दिखता था। नौकरी व शादी के बाद कमियां ही कमियां दिखाई देने लगी। जब जब छुट्टी पर आता कुछ न कुछ कह देता। कैसे रहते हो आप लोग इस छोटे से फ्लैट में? ढंग का ड्राइंग रूम भी नहीं है। मम्मी, मुझे तो शर्म आती है यहाँ किसी अपने जानने वाले को बुलाते हुए। किचन भी कोई किचन है? नेहा तो इसमें चाय भी नहीं बना सकती। पहले साफ सुथरा लगने वाला फ्लैट अब गंदगी का ढेर लगता। फिर सप्लाई का पानी पीने से उनका पेट खराब होने लगा। तो जब भी समीर या उसका परिवार आता तो मैं बाजार से पानी की बोतल मंगा कर रखने लगी। लेकिन लाइट चली जाती तो उन्हें इन्वर्टर की कमी खलती, गर्मी में एसी व कूलर की कमी, आखिर तो सर्दी में एक अच्छे ब्लोअर की कमी। मतलब कि कमी ही कमी। नाश्ते में सब कुछ चाहिए, पर समीर व नेहा कभी यह नहीं सोचते कि जिन सुविधाओं के बिना उन्हें 2-4 दिन भी बिताने भारी पड़ जाते हैं, उन्हीं सुविधाओं के बिना माता पिता ने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी होगी और अब बुढ़ापा कैसे गुजार रहे होंगे। समीर पर क्षमता से अधिक खर्च ना कर क्या वह अपने लिए छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटा सकते थे? पर उस समय तो लगता था कि हमारा बेटा लायक बन जाएगा तो हमें क्या कमी है, 100 सुविधाएं जुटा देगा वह हमारे लिए। समीर कभी नहीं सोचता था कि वह जूस भी पी रहा है तो माता पिता को बुढ़ापे में एक कप दूध भी है या नहीं, जरूरी दवाओं के लिए पैसे हैं या नहीं। उनका तो यही एहसान बड़ा था कि वह दोनों इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद जब छुट्टी मिलती है तो वह उनके पास चले आते हैं, नहीं तो किसी अच्छी जगह घूमने भी जा सकते थे। समीर का परिवार जब भी आता उनको सुविधा देने के चक्कर में मैं अपना महीने का बजट बिगाड़ देती। उनके जाते ही फिर उनके अगले दौर के लिए संचय करना शुरू कर देती। सौरभ की जानकारी में जब यदा कदा यह बातें आती तो उनका पारा चढ़ जाता, पर माँ होने के नाते मैं उनको शांत कर देती। लगभग 5 साल पहले समीर मुंबई में नियुक्त था। इस दौरान सौरभ को हार्ट अटैक पड़ा। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए कहा। पूरी प्रक्रिया व इलाज पर आने वाले खर्चे को सुनकर मैं सन्न रह गई। ऐसे समय में तो समीर जरूर आगे बढ़कर अपने पिता का इलाज कराएगा। यह सोचकर मैंने समीर को फोन किया। मेरे साथ तो कोई था भी नहीं जो भाग दौड़ कर पाता। खर्च की तो बात ही अलग थी, लेकिन समीर की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मम्मी, एक दूसरी कंपनी में मुझे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। इस समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मुझे जल्द ही अमेरिका जाना पड़ेगा। रही खर्च की बात तो थोड़ा बहुत तो भेज सकता हूँ, पर इतने रुपए मेरे पास कहाँ। बेटे की आधी बात सुनकर ही मैंने फोन रख दिया। अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे उस इंसान के जीवन के प्रति समीर के हृदय में जरा भी मोह नहीं, जो उसके जन्मदाता हैं।
जो जीवन भर नौकरी करके अपने लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं जुटा पाया, इसलिए कि बेटे की सफलता की तरफ बढ़ते कदमों पर रंच मात्र भी रुकावट ना आए। आज इस पिता के जीवन के लिए कोई चिंता नहीं, जिए तो जिए और मरे तो मर जाए। न आवाज में कंपन और न यह चिंता कि कहीं पिता दुनिया से ना चला जाए। जिस बेटे को उनके जीवन का मोह नहीं, उससे रुपए पैसे की सहायता भी क्यों लेनी है, लेकिन इलाज के लिए रुपए तो चाहिए ही थे। सौरभ ने एक छोटा सा फ्लैट सस्ते दामों में शहर के बाहर खरीदा हुआ था। अब वह अच्छी कीमत में बिक सकता था, लेकिन सौरभ ये सोचकर कि समीर उस पर अच्छा सा सुख सुविधापूर्ण घर बनाएगा, नहीं बेचना चाह रहे थे। फिर उस समय उन्होंने अपने एक परिचित से कहा कि वह उस जमीन को खरीद ले और उसे इस समय रुपए दे दे। उस परिचित ने भी जमीन सस्ती मिलती देख उन्हें रुपए दे दिए। उस समय उन्हें लगा बेटे के बजाय जमीन बेचना शायद ज्यादा हितकर रहा, जो इस मुसीबत में उनके काम आई। इधर सौरभ के ऑपरेशन का दिन फिक्स हुआ, उधर समीर अमेरिका के लिए उड़ गया। वहां से पिता का हालचाल जानने के लिए फोन आया तो उसकी आवाज में इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। तब से 5 साल हो गए। समीर और उनका संपर्क लगभग खत्म सा हो गया था। उसके फोन यदा कदा ही आ जाते तो नितांत औपचारिक होते, और अब जब मंदी की चपेट में आकर समीर की नौकरी छूट गई तो वह उनके पास आ रहा है। मुसीबत में इस आज सुविधापूर्ण गंदे छोटे से फ्लैट की याद उसे अमेरिका जैसे शान और शौकत वाले देश में भी आखिर आ ही गई, जहां वह लौट कर जा सकता है। अब कैसे रहेंगे समीर व नेहा, उनके बच्चे यहाँ कैसे बनाएगी नेहा इस किचन में चाय, जहाँ पानी जब आए तब काम करना पड़ता है। मैं यही सोच रही थी, न जाने कब तक छत पर नजरें गड़ाए मैं अपने विचारों के आरोप अवरोह में चढ़ती उतरती रही और सोते सोते कब नींद के आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो सूरज छत पर चढ़ाया। सौरभ बेखबर सो रहे थे। मैंने उनका माथा छू कर देखा और इत्मीनान से मुस्कुरा दी। जब से सौरभ को दिल का दौरा पड़ा है, तब से उनकी तरफ से मन में अनजाना सा डर समाया रहता है कि कहीं सौरभ मुझे छोड़कर चुपचाप चले न जाए। क्या होगा मेरा सौरभ के बिना? नहीं जी सकती, और जीऊंगी भी तो किसके सहारे? मैं हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर ले आई, सौरभ को जगाया और दोनों मिलकर चाय पीने लगे। जिंदगी की सांझ में कैसे पति पत्नी दोनों अकेले रह जाते हैं, यही तो समय का चक्र है। इसी जगह पर कभी हमारे माता पिता थे, अब हम हैं और कल हमारी संतान होगी। सीमित होते परिवार, कम होते बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी अकेलेपन को बधाई दे रही है। हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा और जल्दी अकेली हो रही है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई के कारण घर से जल्दी दूर चले जाते हैं, पर इसका एहसास युवावस्था में नहीं होता। मन में बेटे के परिवार के आने का कोई उत्साह नहीं था, फिर भी ना चाहते हुए भी उनका कमरा ठीक करने लगी। बच्चे भी आ रहे हैं, कैसे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, मैं आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। हाँ, इतना पक्का था कि 6 लोगों का खर्च सौरभ की छोटी सी पेंशन से नहीं चल सकता है। तब क्या होगा? रात को समीर का फोन आया कि वह परसों की फ्लाइट से आ रहा है। फोन मैंने उठाया। मैंने निर्विकार भाव से उसकी बात सुनकर फोन रख दिया। दूसरे दिन मैंने सौरभ से बैंक से कुछ रुपए लाने के लिए कहा। नहीं है मेरे पास रुपए। सौरभ बिखर गए। सौरभ प्लीज अभी तो थोड़ा बहुत दे दे। समीर भी यहाँ आकर चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ तो करेगा। मैं अनुनय करने लगी। सौरभ चुप हो गए। मेरी कातरता व्याकुलता सौरभ कभी नहीं देख पाते, हमेशा भरा पूरा ही देखना चाहते थे। उन्होंने बैंक से रुपए लाकर मेरे हाथ में रख दिए। सौरभ, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़े ही दिन में समीर को बता दूंगी कि हम उसके परिवार का खर्च नहीं उठा सकते। घर है, जब तक चाहे बसेरा कर ले, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाए।
हमसे कोई उम्मीद ना रखे। मेरे स्वर की दृढ़ता से सौरभ थोड़ा बहुत आश्वस्त हो गए। अगले दिन समीर को आना था। फ्लाइट के आने का समय हो गया था। हम एयरपोर्ट नहीं गए। अटैचियों से लदा फदा समीर परिवार सहित टैक्सी से खुद ही घर आ गया। समीर व बच्चे जब आंखों के सामने आए तो पल भर के लिए मेरे ही नहीं, सौरभ की आंखों में भी ममता की चमक आ गई। 5 साल बाद देख रहे थे सबको। समीर व नेहा के मुरझाए चेहरे देखकर दिल को धक्का सा लगा। समीर ने पापा के पैर छुए और फिर मेरे पैर छूकर मेरे गले लग गया। साफ लगा मेरे गले लगते हुए जैसे उसकी आंखों से आंसू बहना ही चाहते हैं। आखिर राजपथ गवा कर आ रहा था। माँ सिर्फ हाड़ मांस का बना हुआ शरीर ही तो नहीं है, माँ भावनाओं का असीम समंदर भी है। एक महीन सा अदृश्य धागा माँ से संतान का कहाँ और कैसे बना रहता है, कोई नहीं समझ सकता। एक शीतल छाया जो तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करती, तुम्हारी कमियों के बारे में बात नहीं करती, हमेशा तुम्हारी खूबियां ही गिनती है और कमियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। अपने किए का बदला नहीं चाहती। हर कष्ट के क्षण में मुंह से माँ का नाम निकलता है और दिमाग में माँ के होने का एहसास होता है। कष्ट के समय कहीं और आसरा मिले ना मिले, पर वह शीतल छाया तुम्हें आसरा जरूर देती है। सुख में कैसे भूल जाते हो उसको, लेकिन जड़ें ही खोखली हो तो हल्की आंधी तूफान में भी बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। मेरे गले से लगा हुआ समीर शायद यही सब कुछ सोचता अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने अपना संतुलन डगमगाने नहीं दिया। समीर को भी एहसास होना चाहिए कि जब कहीं दुख व परेशानी हो हम अपने हाथ खींचते हैं तो जिंदगी कितनी बेगानी लगती है। विश्वास नाम की चीज जैसे चूर चूर हो जाती है। बैठो समीर, उसे धीरे से अपने से अलग करती हुई मैं बोली। अपना सामान कमरे में रख दो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर अपने मन की भावनाओं को छुपाते हुए मैं किचन में चली गई। बच्चों ने प्रणाम किया तो मैंने उनके गाल थपथपा दिए। दिल छाती से लगाने को कर रहा था, पर चाहते हुए भी कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही थी। चाय बनाकर लाई तो समीर व नेहा सामान कमरे में रख चुके थे। नेहा ने मेरे हाथ से ट्रे ले ली। शायद पहली बार वही डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबने चाय खत्म की। इतनी देर बैठकर सौरभ ने जैसे मेजबान होने की औपचारिकता निभा ली थी, इसलिए उठकर अपने कमरे में चले गए। दोनों बच्चे भी थके थे, सो वे भी कमरे में जाकर सो गए। तुम दोनों भी आराम कर लो, खाना बन जाएगा तो उठा दूंगी। क्या खाओगे? कुछ भी खा लेंगे, और ऐसे भी थके नहीं हैं, नेहा खुद बना लेगी। मैंने चौंक कर नेहा को देखा। उसके चेहरे पर समीर की कही बात से सहमति का भाव दिखा। यह वही नेहा है जो मेरी इतनी सुविधापूर्ण किचन में चाय तक भी नहीं बना पाती थी। खाना बनाना तो दूर की बात थी। कहते हैं प्यार में बड़ी शक्ति होती है, पर शायद मेरे प्यार में इतनी शक्ति नहीं थी। तभी तो नेहा को नहीं बदल पाई, लेकिन आर्थिक मंदी ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया था। मेरे मना करने पर भी नेहा किचन में चली गई, वह भी उस किचन में जिसमें पहले कभी नेहा ने पैर भी ना रखा था। उसका भूगोल भला उसे क्या पता था, इसलिए मुझे किचन में जाना ही पड़ा। समीर को आए हुए 2 दिन हो चुके थे। हमारे बीच थोड़ी बहुत बातें ही हो पाती थी। हम दोनों का उन दोनों से बातें करने का उत्साह मर गया था, और वह दोनों भी शायद पहले के अपने बनाए गए घेरे में कैद कसमसा रहे थे। सौरभ तो सामने ही बहुत कम पढ़ते थे। पढ़ने के शौकीन सौरभ अक्सर अपनी किताबों में डूबे रहते। अलबत्ता बच्चे जरूर हमारे साथ जल्द ही घुल मिल गए और हमें भी उनके साथ अच्छा लगने लगा। समीर बच्चों के दाखिले व अपनी नौकरी के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। अच्छे स्कूल में इस समय बच्चों का दाखिला मुश्किल से हो रहा था। अच्छे स्कूल में 2 बच्चों के खर्चे समीर कैसे उठाएगा, मैं समझ नहीं पा रही थी। उसका परिवार अगर यहाँ रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे किराया ही तो नहीं देना पड़ेगा। नेहा इस किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उसी
बजरंग से बाथरूम में कपड़े धो रही थी। हालांकि सुविधाओं की आदत होने के कारण उसके चेहरे मुरझाए हुए थे। समीर रोज ही अपना रिज्यूम लेकर किसी न किसी कंपनी में जाता। आज आखिर उसे एक कंपनी में नौकरी मिल ही गई। कंपनियों को भी इस समय कुशल कर्मचारी कम तनख्वाह में हासिल हो रहे थे, तो वह क्यों ना इसका फायदा उठाते। तनख्वाह बहुत ही कम थी, सोचा भी न था। मम्मी, ऐसी बाबू जैसी तनख्वाह में कभी गुजारा करना पड़ेगा, समीर बोला। दिल हुआ कहूँ कि तेरे पापा ने तो ऐसे ही तनख्वाह में गुजारा करके तुझे इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया, तब तूने कभी नहीं सोचा। लेकिन उसके स्वर में उसके दिल की निराशा साफ झलक रही थी। माँ होने के नाते दिल में कसक हो आई। ठीक हो जाएगा सब कुछ, परेशान मत हो समीर। मंदी कोई हमेशा थोड़ी ही ना रहने वाली है। एक ना एक दिन तुम दोबारा अमेरिका चले जाओगे, उसी तरह बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे। मेरी बात में संताप तो था ही, पर उसकी स्वार्थपरता पर करारी चोट भी थी। मैंने जता दिया था जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम पहले की तरह हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले जाओगे। समीर कुछ नहीं बोला, निरीह नजरों से मुझे देखने लगा, मानो कह रहा हो, कब तक नाराज रहोगी। बच्चों का दाखिला भी उसने दौड़ भागकर अच्छे स्कूल में करा दिया। इस स्कूल की फीस तो काफी ज्यादा है समीर, इस नौकरी में तू कैसे कर पाएगा। बच्चों की पढ़ाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है मम्मी, उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छे निकल जाएंगे तो बाकी सब कुछ तो हो ही जाएगा। वह आश्वस्त था। लगा सौरभ ही जैसे बोल रहे हैं। हर पिता बचपन का पालन पोषण करते हुए शायद यही भाषा बोलते हैं, पर हर संतान यह भाषा नहीं बोलती जो इतनी कठिन समय में समीर ने हमसे बोली थी। मेरा मन एक एक कसैला हो गया। मैं उठकर बालकनी में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। भीषण गर्मी के बाद बरसात होने को थी। कई दिनों से बादल आसमान में चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। लेकिन आज तो जैसे कमर कसकर बरसने को तैयार थे। मेरा मन भी पिछले कुछ दिनों से उमड़ गुमड़ रहा था, पर बदरी थी कि बरसात नहीं थी। माँ की कड़वाहट एकाएक बढ़ गई थी। 5 साल पुराना बहुत कुछ याद आ रहा था। समीर के आने से पहले सोचा था कि उसको यह ताना दूंगी, वह ताना दूंगी। सौरभ ने भी कुछ कहने को सोच रखा था, पर क्या कर सकते हैं माता पिता ऐसा, वह भी जब बेटा अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हो। एक दिन बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने अपनी आंखों को छुआ तो वहां भी गीलापन था। बारिश हल्की हल्की होकर तेज होने लगी और मेरे आंसू भी बेबाक होकर बरसने लगे। मैं चुपचाप बरसते पानी पर निगाहों का अपने आंसुओं को बहते हुए महसूस करती रही। तभी अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर पीछे मुड़कर देखा तो समीर खड़ा था, चेहरे पर कई भाव लिए, जिनका शब्द दे दो तो शायद कई पन्ने भर जाएं। मैं चुपचाप वहां से नजरें हटा दी। वह पास पड़े मोड़े को खिसका कर मेरे पैरों के पास बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। मैं अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास नहीं कर पाई। मम्मी, क्या मुझे इस समय बच्चों को इतने बड़े स्कूल में नहीं डालना चाहिए था? मैंने सोचा जो भी थोड़ी बहुत बचत है उनकी पढ़ाई का तब तक का खर्चा निकल जाएगा। हम तो जैसे तैसे गुजर बसर कर ही लेंगे जब तक मंदी का समय निकलता है। क्या मैंने ठीक नहीं किया मम्मी? समीर ने शायद बातचीत का सूत्र यहीं से थामना चाहा। आखिर पापा ने भी तो हमेशा मेरी पढ़ाई लिखाई पर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। समीर के इन शब्दों में बहुत कुछ था। लज्जा, अफसोस, पिता के साथ किया व्यवहार से वह पिता के अथक प्रयासों व त्याग को महसूस करना आता। तुमने ठीक किया समीर, आखिर सभी पिता यही तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पालते हुए अपने बुढ़ापे को नहीं भूलना चाहिए। वह तो सभी पर आएगा। संतान बुढ़ापे में तुम्हारा साथ दे न दे, पर तुम्हारा बचाया पैसा ही तुम्हारे काम आएगा। संतान जब दगा दे जाएगी, मझधार में छोड़कर नया आसमान तलाशने के लिए उड़ जाएगी,
तब कैसे लड़ोगे बुढ़ापे के अकेलेपन से, बीमारियों से कम नजदीक आती हुई मृत्यु की आहट से? कैसे समीर, आखिर कैसे? बोलते बोलते मेरा स्वर व मेरी आंखें दोनों ही आर्द्र हो गए थे। मेरे इतना बोलने में कई सालों का मानसिक संघर्ष था। पति की बीमारी के समय जीवन से लड़ने की उनकी बेचारी की कसमकश थी। अपने दोनों की बिल्कुल अकेली सी बीती जा रही जिंदगी का अवसाद था, और शायद वह सब कुछ जो भी मैं समीर को जताना चाहती थी, जो कुछ उसने हमारे साथ किया, अगर हम भी उसके साथ करें। हर माता पिता अपनी संतान से कहना चाहते हैं कि जो हमारे या आज है वही उनका कल, लेकिन आज को देखकर कोई कल के बारे में कहाँ सोचता है, बल्कि कल के आने पर आज को याद करता है। समीर थोड़ी देर तक विचार शून्य में बैठा रहा, फिर एकाएक प्रायश्चित करते हुए स्वर में बोला, मम्मी मुझे माफ नहीं करोगी क्या? मैं समीर की तरफ देखती रही। वह हक से माफी भी नहीं मांग पा रहा था, क्योंकि बस समझ रहा था कि वह माफी का भी हकदार नहीं है। समीर ने मेरे घुटनों पर सर रख दिया। मम्मी, मेरे किए की सजा मुझे मिल रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ करना आपके व पापा के लिए इतना सरल नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कोशिश करो मम्मी, अपने बेटे को माफ कर दो। अब कभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप दोनों का बुढ़ापा अब अकेले नहीं बीतेगा। मैं हूँ आपका शहर। अपनी जड़ों को अब और खोखला नहीं होने दूंगा। जो बीत गया मैं उसे वापस तो नहीं लौटा सकता, पर अब अपनी गलतियों को सुधारूंगा कहकर समीर ने अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द लपेट ली, जैसे वह बचपन में करता था। मुझे भी माफ कर दो मम्मी। नेहा भी समीर के बगल में बैठते हुए बोली, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। पापा से भी कहिए कि वह हम दोनों को माफ कर दे। हमारा कृत्य माफी के लायक तो नहीं, पर फिर भी हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका दीजिए, कहकर नेहा ने मेरे पैर पकड़ लिए। दोनों बच्चे इस तरह से मेरे पैरों के पास बैठे थे। सोचा था अब तो जीवन यूं ही अकेला बेगाना सा निकल जाएगा। बच्चे हमें कभी नहीं समझ पाएंगे, पर हमारा प्यार जो उन्हें नहीं समझा पाया, वह कठिन परिस्थितियां समझा गई। बस करो समीर, जो हो गया उसे हम तो भूल चुके थे। जब तुम सामने आए तो सब कुछ याद आ गया, पर माफी मुझसे नहीं, अपने पापा से मांगो बेटा। माँ का हृदय तो बच्चों की गलती करने से पहले ही उन्हें क्षमा कर देता है, कहकर मैं स्नेह से दोनों के सर पर हाथ फेरने लगी। समीर अपनी भूल सुधारने के लिए मेरे पैरों से लिपटा हुआ था। जाओ समीर, पापा अपने कमरे में हैं। दोनों उनके दोबारा खुरचे घाव पर मलहम लगाओ। मुझे विश्वास है कि उनकी नाराजगी भी अधिक नहीं टिक पाएगी। समीर व नेहा हमारे कमरे की तरफ चले गए। मेरा दिल खुशी से सराबोर हो रहा था। मेरा मन कहाँ मानने वाला था। मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। समीर जाते ही अपने पापा के पैरों को पकड़ कर बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। आज मुझे उस गलती का एहसास हो गया है पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। समीर, अभी भी समय है, सोच लो, फिर अमेरिका की परिस्थितियां सही होंगी और फिर तुम्हारा समय बदलेगा तो यह माता पिता तुम्हें बेगाने। पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आपके मन में जितने भी दुख हैं सब मुझ पर निकाल दीजिए। मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दीजिए। नेहा भी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक पिता का गुस्सा कितना भी तेज हो, लेकिन बच्चों की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता है। उन्होंने उठकर अपने बेटे को गले लगा लिया और बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, जवान होता बेटा एक पिता का दाहिना हाथ होता है और उसके चले जाने से पिता अपाहिज हो जाता है। आज उसका हाथ वापस मिल गया बेटा। मैं दरवाजे पर से यह दृश्य देखकर वापस लौट पड़ी। मेरा मन मयूर की भांति पंख फैलाकर नाचने का कर रहा था। अकस्मात मेरी माँ जैसे परम तत्व संतोष से भर गया था।
बाहर बारिश पूरी तरह रुक गई थी। इस बारिश में सभी के माँ का मेल हो गया था और घर में खुशियां ही खुशियां थी। समीर को माफ करने का उसके माता पिता का फैसला कैसा था? आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।